नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिहार ब्लाइंड स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, आज के होम साइंस एपिसोड में अध्याय 8 जिसका नाम है संवहन तंत्र या रक्त संचालन संस्थान 2 पार्ट 1 को सुनेंगे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सभी जानकारी एवं तथ्यों को ध्यान से सुने। अगर हो सके तो उन्हें नोट भी कर सकते हैं ताकि परीक्षा के समय आपके सामने प्रश्नों का पर्याप्त संग्रह हो जाएंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में मददगार साबित होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे इस चैनल पर किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के से इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो लाया जाएगा आने वाले समय में और भी यूनिक होने वाला है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। आइए दोस्तों, सुनते हैं मीनाक्षी मैम से। क्लास 10th होम साइंस चैप्टर 8 ऑफ फिजियोलॉजी, संवहन तंत्र या रक्त संचालन संस्थान नंबर 2। संवहन तंत्र की विशेषताएं। मानव शरीर में रक्त संवहन तंत्र एक जटिल प्रणाली है। रक्त वाहिनी के रूप में इसकी नलियों का जाल सारे शरीर में बिछा हुआ है। इस प्रणाली की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। नंबर 1, इसकी सभी नलियां छोटी या बड़ी एक दूसरी से इस प्रकार संबद्ध है कि इनके मिलने से एक बंद चक्र क्लोज सर्किट बन जाता है। फलतः रक्त का वायुमंडल से कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं रहता। नंबर 2, इन्हीं नलियों द्वारा रक्त छोटी आंत की दीवारों से भोजन का पोषक तत्व ग्रहण कर शरीर के विभिन्न कोशिकाओं को पहुंचाता है। नंबर 3, फेफड़ों द्वारा वायुमंडल का ऑक्सीजन प्राप्त कर शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को पहुंचाना भी इसी प्रणाली का काम है। नंबर 4, कोशिकाओं से उत्पन्न हुए जल और गैसों के रूप में विकारों को ग्रहण कर फेफड़े, वृक्क या त्वचा द्वारा शरीर के बाहर निकालना भी इसी तंत्र के कार्यों के अंतर्गत आता है। और आगे, रक्त वाहिनियां, ब्लड वेसल्स। मानव शरीर के रक्त संवहन तंत्र में निम्नलिखित रक्त वाहिनियां हैं। नंबर 1, हृदय। नंबर 2, धमनियां। नंबर 3, शिराएं। और नंबर 4, केशिकाएं। सबसे पहले हम जानेंगे हृदय यानी हार्ट के बारे में। रक्त के परिवहन में हृदय अपना विशिष्ट स्थान रखता है। यहीं से रक्त की नलियां निकलकर सारे शरीर में फैली रहती हैं। शरीर के विभिन्न अंगों को पोषक पदार्थ देती हुई तथा उनके विकारों को लेती हुई रक्त की नलियां हृदय में लौट आती हैं। हृदय में या हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली नलियों को शिराएं यानी वेन्स, VEINS, वेन्स, और हृदय से रक्त ले जाने वाली नलियों को धमनियां यानी आर्टरीज, ARTERIES, आर्टरीज कहते हैं। और इसकी स्थिति, हृदय की पोजीशन। मानव हृदय वक्षस्थल के भीतर छाती की हड्डी के पीछे तथा दोनों फेफड़ों के नीचे की ओर तिरछे रूप में अवस्थित है। इसका आधार ऊपर की ओर दाईं तरफ तथा सिरा यानी एपेक्स, APEX, नीचे बाईं ओर है। हृदय के सिरे की सीमा 5वीं और 6ठी पसलियों के मध्य तक पहुंच जाती है। यहाँ हाथ रखने से हृदय की धड़कन या स्पंदन यानी बीट्स सुने जा सकते हैं। हृदय से निकली हुई महान रक्त वाहिनियों द्वारा यह वक्षस्थल से लटका हुआ अवस्थित होता है। और इसकी बनावट यानी स्ट्रक्चर। मानव का हृदय एक बंद मुट्ठी के बराबर होता है। इसकी तौल लगभग 1/4 किलोग्राम होती है। यह एक दोहरी झिल्ली से ढका रहता है जिसे हृदयावरण, पेरिकार्डियम, PERICARDIUM, तो पेरिकार्डियम या हृदयावरण कहते हैं। हृदय एक विशेष प्रकार की अनैच्छिक पेशियों का बना है। इसकी पेशियां शरीर की अन्य पेशियों जैसी शक्ल की नहीं होती, वह भीतर से खोखला होता है। हृदय वास्तव में एक जुड़वां पंप जैसा है जिसमें एक पंप दूसरे पंप की बगल में रहता है। वस्तुतः दोनों पंप एक मांसल दीवार द्वारा एक दूसरे से पृथक हैं। एक पंप बाईं ओर और दूसरा दाईं ओर अवस्थित है। प्रत्येक पंप के 2 हिस्से हैं, एक ऊपर और दूसरा नीचे अवस्थित है। क्रम से दाहिने वाले के दोनों भागों को हम दायां अलिंद या दाहिना ग्राहक कोष्ठ, ऑरिकल, AURICLE, ग्राहक कोष्ठक
और दायां निलय या दाहिना क्षेपक कोष्ठ जिसे इंग्लिश में वेंट्रिकल VENTRICLE कहते हैं। इसी प्रकार बाएं पंप के दोनों हिस्सों को क्रम से बायां ग्राहक कोष्ठ यानी ऑरिकल AURICLE ऑरिकल कहते हैं और बायां निलय या बायां क्षेपक कोष्ठ वेंट्रिकल VENTRICLE कहते हैं। दाएं ग्राहक कोष्ठ और बाएं क्षेपक कोष्ठों के बीच रक्त आने का मार्ग है जिसमें एक कपाट यानी वाल्व है VALVE वाल्व है। इसी प्रकार बाएं ग्राहक कोष्ठ और बाएं क्षेपक कोष्ठों के बीच भी रक्त आने का रास्ता है। इनके बीच भी एक कपाट है। ये कपाट इस प्रकार से बने होते हैं कि इनके द्वार केवल एक ही दिशा में खुलते हैं, अर्थात ग्राहक कोष्ठ से क्षेपक कोष्ठ में रक्त प्रवाहित होता है, क्षेपक कोष्ठों से ग्राहक कोष्ठों में नहीं होता। और अब हृदय कोष्ठों की बनावट। ग्राहक कोष्ठों का काम है रक्त को ग्रहण करना और क्षेपक कोष्ठों का काम है रक्त को बाहर निकालना। कार्यभेद के अनुसार इनकी बनावट और समाई यानी सामर्थ्य में भी भेद है। ग्राहक कोष्ठों की दीवारें अपेक्षाकृत पतली होती हैं क्योंकि इन्हें केवल नीचे के क्षेपक कोष्ठों में रक्त भेजना है। बाएं और दाएं क्षेपक कोष्ठों की दीवारें भी समान मोटाई की नहीं हैं। साधारणतः बाएं क्षेपक कोष्ठ की दीवार दाएं क्षेपक कोष्ठ की दीवार की अपेक्षा दुगनी तिगुनी मोटी होती है क्योंकि इसे सारे शरीर में रक्त भेजना है। दाएं क्षेपक कोष्ठ की दीवार बाएं क्षेपक कोष्ठ की अपेक्षा पतली तथा कम मजबूत है क्योंकि इसे केवल फेफड़ों में ही रक्त भेजना है। और अब हृदय के कार्य। नंबर 1, हृदय का दायां ग्राहक कोष्ठ सारे शरीर के अशुद्ध रक्त को हमेशा संग्रहित करता रहता है। नंबर 2, हृदय का दायां क्षेपक कोष्ठ अशुद्ध रक्त को शुद्ध होने के लिए फुफ्फुस धमनी द्वारा फुफ्फुसों तक निरंतर भेजता रहता है। नंबर 3, हृदय का बायां ग्राहक कोष्ठ फुफ्फुसों द्वारा शुद्ध करके भेजे हुए ऑक्सीजन से भरपूर रक्त को इकट्ठा करता है। नंबर 4, हृदय का बायां क्षेपक कोष्ठ शरीर में शुद्ध रक्त का वितरण कर प्रत्येक कोशिका को पोषक तत्वों तथा ऑक्सीजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और 5वां, हृदय के संपंदन द्वारा किसी व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति का पता चलता है। सामान्य रूप से हृदय का संपंदन प्रति मिनट 72 बार होता है, 72 टाइम्स होता है। असामान्य अवस्था में यह घट बढ़ सकता है। और 6वां पॉइंट, हृदय से ही रोग का पता लगाया जा सकता है। अगला टॉपिक, हृदय की क्रिया प्रणाली, फंक्शंस ऑफ द हार्ट। हृदय एक विशेष प्रकार की स्वाधीन पेशियों का बना हुआ एक खोखला अंग है। इसमें स्वयं आकुंचन सिस्टोल SYSTOLE तो इसमें स्वयं आकुंचन और अनुशिथिलन डायास्टोल DIASTOLE एकांतरतया होते रहते हैं। इसकी स्वतंत्र पेशियों का फैलना और सिकुड़ना आजीवन जारी रहता है। हृदय के ऊपरी भाग की पेशियों के सिकुड़ने से दोनों ग्राहक कोष्ठों की समाई यानी सामर्थ्य कम हो जाती है। इनका आंतरिक दबाव बढ़ जाता है, फलतः रक्त क्षेपक कोष्ठों में उतर आता है। यहाँ यह भी समझ लेना आवश्यक है कि हृदय के ऊपर वाले और नीचे वाले भागों का फैलना और सिकुड़ना क्रम से होता है। साधारणतः जब इसका ऊपर वाला भाग सिकुड़ता है तब नीचे वाला भाग फैलता है और जब ऊपर वाला भाग फैलता रहता है तो नीचे वाला भाग सिकुड़ता रहता है। फलतः जिस समय दोनों ग्राहक कोष्ठ सिकुड़ते रहते हैं उस समय दोनों क्षेपक कोष्ठ प्रसारित होते रहते हैं। इससे रक्त सहज ही ग्राहक कोष्ठों से क्षेपक कोष्ठों में आता है। और इसके साथ ही इसका चित्र बना हुआ है और इसके पार्ट्स बताए हैं। इसके जो पार्ट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 1 महाधमनी, नंबर 2 फुफ्फुसीय धमनियां, नंबर 3 फुफ्फुसीय शिराएं, नंबर 4 और 5 महाशिराएं, नंबर 6 दायां ग्राहक कोष्ठ, नंबर 7 बायां ग्राहक कोष्ठ और नंबर 8 दायां क्षेपक कोष्ठ और 9वां बायां क्षेपक कोष्ठ। और जो इसका वर्किंग है, शरीर से अंदर जाता है फेफड़े से और उसके बाद दायां अलिंद आता है और बायां अलिंद आता है और फिर शरीर से ये दायां निलय
और फिर बायां निलय, ये पार्ट्स हैं इसके हृदय के। तो ग्राहक कोष्ठों के सिकुड़ने से रक्त क्षेपक कोष्ठों में क्यों जाता है, शिराओं में क्यों नहीं लौट आता, इस प्रश्न के उत्तर में केवल इतना ही कह देना यथेष्ट होगा कि अधो, ऊर्ध्व और फुफ्फुसीय शिराएं रक्त से भरी रहती हैं, जिससे ग्राहक कोष्ठों के रक्त पर हमेशा अपेक्षाकृत अधिक दबाव बना रहता है। फलतः रक्त शिराओं में ना लौटकर सहज वाल्व के मार्ग से संबद्ध क्षेपक कोष्ठों में चला जाता है। वाल्व के कपाट रक्त प्रवाह की दिशा में खुलते हैं, अतएव रक्त के बहाव में कोई रुकावट नहीं रहती। साथ ही इसी समय कोष्ठों में फैलने के कारण कुछ खिंचाव भी उत्पन्न हो जाता है, इसलिए शिराओं में लौटने के बदले रक्त सहज ही क्षेपक कोष्ठों में उतर आता है। उसके बाद दाएं क्षेपक कोष्ठ से आया हुआ रक्त अपेक्षाकृत अशुद्ध रहता है, अतएव इसका शुद्ध होना आवश्यक है। फुफ्फुसीय धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरी नामक एक धमनी द्वारा, जिसकी पुनः 2 शाखाएं हो जाती हैं, यह रक्त शुद्ध होने के लिए दोनों फेफड़ों में जाता है। 2 शाखाओं में एक दाएं और दूसरी बाएं फेफड़े में रक्त ले जाती है। दाएं क्षेपक कोष्ठ के सिकुड़ने से अशुद्ध रक्त इन नलियों द्वारा फेफड़ों में पहुंच जाता है, जहां से फुफ्फुसीय धमनी का आरंभ होता है। वहां 3 अर्धचंद्राकार कपाटों वाला एक वाल्व लगा रहता है, जिसके कपाट हृदय की विपरीत दिशा में खुलते हैं। फलतः दाएं क्षेपक कोष्ठ से निकला हुआ रक्त पुनः नहीं लौट पाता। इस वाल्व की विशेषता यह है कि क्षेपक कोष्ठ से धमनी में जाने वाले रक्त के मार्ग में यह कोई रुकावट नहीं डालता है, पर ज्यों ही क्षेपक कोष्ठ का सिकुड़ना बंद हो जाता है, त्यों ही रक्त भार के कारण इसकी थैलियां ऊपर उठ जाती हैं। इससे रक्त प्रवाह का मार्ग बंद हो जाता है। फलतः धमनी में गए हुए रक्त का पुनः क्षेपक कोष्ठ में लौटना संभव नहीं होता। फेफड़ों में गया हुआ अशुद्ध रक्त शुद्ध होकर 4 रक्त प्रवाहिनी फुफ्फुसीय शिराओं द्वारा बाएं ग्राहक कोष्ठ में आ जाता है। शुद्ध रक्त से भर जाने के बाद बाएं ग्राहक कोष्ठ का सिकुड़ना और क्षेपक कोष्ठ का फैलना आरंभ हो जाता है। फलस्वरूप रक्त बाएं ग्राहक कोष्ठ से बाएं क्षेपक कोष्ठ में उतर आता है। बाएं ग्राहक कोष्ठ और बाएं क्षेपक कोष्ठ के बीच 2 कपाट वाला एक वाल्व लगा है, जिसके कपाट क्षेपक कोष्ठ की ओर खुलते हैं। रक्त भरने के कारण कपाट ऊपर की ओर उठ जाता है। पुनः बाएं क्षेपक कोष्ठ के सिकुड़ने से इसके अंदर दबाव बढ़ जाता है। फलस्वरूप वाल्व का कपाट ऊपर उठकर ग्राहक कोष्ठ में जाने वाले मार्ग को बंद कर देता है। इससे रक्त बाएं ग्राहक कोष्ठ में नहीं जाकर सहज ही महाधमनी यानी एओर्टा AORTA तो महाधमनी नाम की एक धमनी में धकेल दिया जाता है। महाधमनी तथा इसकी शाखाओं प्रशाखाओं द्वारा शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। जहां से महाधमनी का आरंभ होता है, वहां पर भी 3 अर्धचंद्राकार कपाटों वाला एक वाल्व लगा है, जिसके कारण क्षेपक कोष्ठ से धमनी में गया हुआ रक्त पुनः लौटकर क्षेपक कोष्ठ में नहीं आ पाता। दूसरे नंबर पे आता है धमनियां यानी आर्टरीज ARTERIES। आर्टरीज जो है हृदय के रक्त को फेफड़ों या शरीर के अन्य अंगों में ले जाने वाली मुख्य नलियों को धमनियां यानी आर्टरीज कहते हैं। हृदय के लिए क्षेपक कोष्ठ से जिस धमनी का आरंभ होता है उसे महाधमनी एओर्टा AORTA एओर्टा कहते हैं। और अब हम जानेंगे महाधमनी एओर्टा के बारे में। महाधमनी स्वाधीन पेशियों की बनी एक नली है। यह करीब 2.5 सेंटीमीटर मोटी है। इसकी दीवार की औसत मोटाई 1/3 सेंटीमीटर के लगभग है। यह दीवार दृढ़ और लचीली होती है। फलतः दबाव पड़ने पर यह फैल जाती है और दबाव के हटते ही अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है। धमनी की दीवार का यह गुण रक्त के प्रवाह को धमनियों के अंत तक ले जाने में सहायता देता है। और अब महाधमनी का मार्ग। महाधमनी का मार्ग ऐसे है कि हृदय के बाएं क्षेपक कोष्ठ से निकलकर महाधमनी हृदय के पीछे से ऊपर की ओर उठती है और बाईं ओर एक मेहराब बनाती हुई वृक्ष के नीचे की ओर उदर में जाती है। बाएं क्षेपक कोष्ठ में निकलते ही इससे 2 छोटी शाखाएं निकलती हैं, जिनसे अनेक शाखाएं प्रशाखाएं निकलकर हृदय की पेशियों में जाल सी फैल जाती हैं। इन शाखाओं को
हार्दिक धमनियां कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। और अब धमनियों की बनावट। धमनियां स्वतंत्र मांसपेशियों की बनी होती हैं। इनमें तंत्रिकाओं यानी नर्व्स का सघन जाल बिछा है। फलस्वरूप ये तांत्रिक प्रभाव से संकुचित और प्रसारित होती हैं। और धमनियों के काम। धमनियों और उनकी शाखाओं से शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचता है। ये धमनियों का काम है। और धमनियों की पहचान क्या है? धमनियों का रक्त गाढ़े लाल रंग का होता है। इनमें रक्त रुक रुक कर झटके से निकलता है। और इसकी जो शेप है, इसकी आंतरिक बनावट, उसका चित्र दिया गया हुआ है। उसमें एक कोशीय स्तर है और उसके बाद चिकन मांस तंतु है और उसके नीचे संयोजक तंतु है। और फिर धमनी और शिरा, ये दोनों की आंतरिक बनावट है, दोनों की ही सेम है। तीसरा पॉइंट है शिराएं, वेन्स। तीसरा पार्ट, शिराएं यानी वेन्स, VEINS। हृदय में या उसकी ओर रक्त ले जाने वाली नलियों को शिराएं यानी वेन्स कहते हैं। धमनियों की तरह ये भी नलिकाकार हैं, लेकिन उनकी अपेक्षा इनकी दीवारों में कम पेशियां होती हैं, अतः ये अधिक पतली तथा कमजोर होती हैं। इनमें नाड़ी का बोध नहीं होता। कुछ शिराएं त्वचा के ऊपर से भी दिखाई पड़ती हैं। ऊपर से देखने में ये नीली दिख पड़ती हैं। साधारणतया धमनियां शरीर के गहरे भागों में तथा शिराएं ऊपरी भागों में पाई जाती हैं। शारीरिक परिश्रम के फलस्वरूप पेशियों में संकुचन होता है, जिनके दबाव से शिराओं का रक्त वॉल्व से होकर हृदय की ओर बढ़ता जाता है और वॉल्व की बनावट की विशेषता के कारण पुनः लौट नहीं पाता। साथ ही श्वास प्रश्वास से भी दूषित रक्त को हृदय के दाएं ग्राहक कोष्ठ में लौट आने में सहायता मिलती है। और अब शिराओं के काम। धमनियों और उनकी शाखाओं से जो शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचता है, वही रक्त पुनः छोटी बड़ी शिराओं द्वारा हृदय के दाएं ग्राहक कोष्ठ में लौट जाता है। धमनियों और शिराओं के बीच केशिकाओं का जाल है। धमनियों से निकली हुई केशिकाएं विभिन्न अंगों की कोशिकाओं को पोषक पदार्थ देने के बाद पुनः आपस में जुड़ने लगती हैं। इसी बीच इन्हें केशिकाओं के विकार भी प्राप्त हो जाते हैं। विकार में रक्त से युक्त केशिकाओं के मिलने से पतली पतली शिराएं बनती हैं। पतली पतली शिराओं के जुड़ने से मोटी और फिर उनसे भी अधिक मोटी शिराओं का निर्माण होता है। अंत में ऊर्ध्व और अधो महाशिरा नामक दो महान शिराओं द्वारा अशुद्ध रक्त हृदय के दाहिने ग्राहक कोष्ठ में जाकर गिरता है। और शिराओं में वॉल्व। जिस प्रकार हृदय में 3 चंद्राकार पट वाले वॉल्व हैं, उसी प्रकार शरीर के ऊपरी भागों, विशेषकर हाथों और पैरों की शिराओं के बीच बीच में भी वॉल्व है। ये वॉल्व शिराओं के भीतर थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगे हैं। ये हृदय की ओर खुलते हैं, अतः जो रक्त वॉल्व को पार कर जाता है वह पुनः लौट नहीं सकता, अतः वह हृदय की ओर बढ़ता ही जाता है। साधारणतः ऐसे वॉल्व शरीर के ऊपरी भाग की शिराओं में रहते हैं। शरीर के भीतरी अंगों की शिराओं में वॉल्वों का अभाव है। उदाहरण के लिए ऊर्ध्व और लघु महाशिराओं, फुफ्फुसीय शिराओं, यकृत, हेपेटिक, रेनल इत्यादि शिराओं में वॉल्व नहीं रहते। मस्तिष्क से 2 और हाथों तथा वक्ष से कई शिराएं आकर मिलती हैं। दूसरी महाशिरा, जिसे अधो महाशिरा इंफीरियर वेना कावा कहते हैं, उससे शरीर के नीचे वाले अंगों, यकृत, वृक्क, रस्ती इत्यादि और पैरों से आई हुई शिराओं की शाखाएं मिलती हैं। तीसरी शिरा है हार्दिक शिरा, कोरोनरी वेन, जिसके द्वारा हार्दिक पेशियों का दूषित रक्त हृदय के दाएं ग्राहक कोष्ठ में पहुंच जाता है। इस तरह ऊर्ध्व महाशिरा, अधो महाशिरा और हार्दिक शिरा सांस्थानिक परिभ्रमण शिराएं हैं। इन्हीं के द्वारा संपूर्ण शरीर का दूषित रक्त हृदय के दाहिने ग्राहक कोष्ठ में पहुंचता है। और अगला टॉपिक है धमनी और शिरा में अंतर। नंबर 1, शिरा में रक्त शरीर से हृदय की ओर आता है, जबकि धमनी में रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों की ओर जाता है। नंबर 2, शिरा में रक्त लगातार बहता रहता है, धमनी में झटके से हृदय रक्त फेंकता है। नंबर 3, शिरा में काले तथा बैंगनी रंग का अशुद्ध रक्त बिना झटके का बहता है, जबकि धमनी लाल चमकीला रंग झटके से फेंकता है। और नंबर 4,
धमनियां त्वचा से शिराओं की अपेक्षा काफी नीचे स्थित होती हैं।